Hello students. Today we will see a very important chapters for class 9 named lines and angles. This is the base chapter for your ahead geometrical all chapters. This will help you a lot if you go through this chapter and recall all the rules related to lines and angles. Then it will be very helpful in your coming geometrical other chapters. So now let us see what in this chapter we will study. तो बच्चों ध्यान देना है कि हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पर विचार कर रहे हैं। लाइंस एंड एंगल से जुड़ा कुछ नियम है, कोई 5-6 नियम हैं। यदि आप इसको ढंग से समझ लें तो ये आपको ये चैप्टर तो आसान लगेगा ही, साथ ही साथ आगे जब जो भी ज्योमेट्री के अदर चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें ये काफ़ी सहायक होगा। तो हम लोग बिना समय जाया किए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ एंगल्स के बारे में जानकारी करेंगे। जो बेसिक बातें हैं जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आप छोटे क्लास 6 और 7 में पढ़े हैं कि राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। राइट एंगल से जो छोटे हुए और 0 डिग्री से बड़े एंगल को एक्यूट एंगल्स कहते हैं। फिर 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे यानी उस बीच के सभी एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इस तरह की बातें तो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं। यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बातें पेयर्स ऑफ एंगल्स से, यानी हम लोग कुछ एंगल्स देखेंगे जो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। 2 एंगल की बात करेंगे हम लोग, तो वो कई तरह के होते हैं। उसमें से पहला है एडजेसेंट एंगल्स। आप गौर करें, यहाँ एक फिगर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस फिगर में आप देखें कि 2 एंगल है जिसको मैंने सुविधा से 1 और 2 नाम दे दिया है। ऐसे आप यदि 3 अक्षर में नाम बोलेंगे तो एंगल 1 है एंगल AOB और एंगल 2 नाम दिए हैं हम BOC को। तो ऐसे 2 एंगल्स जिनके वर्टेक्स सेम हों, आप गौर करें कि ये O जो वर्टेक्स है ये दोनों ही एंगल के लिए है और जिसके एक आर्म कॉमन हो। आपको पता है कि एंगल का निर्माण 2 आर्म से होता है। जो दोनों रे एंगल बनाते हैं उसे आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। तो आप गौर करें कि एंगल 1 का आर्म है OA और OB, जबकि एंगल 2 के आर्म्स हैं OB और OC। तो OB ऐसा आर्म है जो दोनों में शामिल है, उसको कहेंगे कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म है इसमें, और अनकॉमन आर्म हो गए इसके OA और OC, जो कॉमन आर्म के दोनों 2 तरफ हैं। तो यदि आप ये तीनों पॉइंट मिला दें तो आपको एडजेसेंट एंगल्स के डेफिनेशन मिल जाएंगे, जिसको हम लोगों ने लिखा है कि 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव सेम वर्टेक्स। पहली बात आपने सुना कि सेम वर्टेक्स हो, 1 कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म हो, एंड देयर अनकॉमन आर्म्स आर इन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म का मतलब हुआ कि अनकॉमन आर्म
कॉमन आर्म के दोनों दो तरफ होंगे, उसी को कहते हैं आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं एंगल 1 और 2 ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो जब कभी भी इस तरह एक फिगर में दो एंगल्स होंगे इस तरह के कि सेम वर्टेक्स हो, एक आर्म कॉमन हो और अनकॉमन आर्म दोनों दो तरफ हों, तो ऐसे दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। मैं समझता हूँ ये क्लियर है। अब आप आएँ एक दूसरे डेफिनेशन में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी हम लोग इस फिगर को गौर करें, इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर पर आप ध्यान दें। इसमें भी दो एंगल दिखाया गया है, बिल्कुल उसी के तरह अगल बगल में। एडजेसेंट का हिंदी अगल बगल होता है। तो यहाँ भी इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन पहले वाले फिगर्स में और इसमें अंतर है। क्या अंतर है? तो एडजेसेंट नेचर में कोई अंतर नहीं है। बोथ फिगर्स आर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, नो डाउट, कोई अंतर नहीं है। जितनी बातें आपने पहले कहा एडजेसेंट एंगल में, वो सारी बात यहाँ भी है। यहाँ भी सेम वर्टेक्स है, एक आर्म ओ बी कॉमन है दोनों एंगल में, और इनके अनकॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के आइदर साइड है। अंतर इस बात में है कि वहाँ इस फिगर में दोनों एंगल, पहले वाले फिगर में दोनों एंगल को जोड़ने से 180 नहीं होगा, जबकि दूसरे वाले फिगर में 1 और 2 को यदि हम लोग जोड़ें तो 180 हो जाएगा इस फिगर में। तो ये जो एंगल 1 और 2 है, इसमें यदि आप दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जोड़ने से 180 होगा। इसकी पहचान एक है कि जब अनकॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। जैसे गौर कीजिए आप कि अनकॉमन आर्म इसमें OA है और OB है, एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट होने से वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और स्ट्रेट लाइन बन गया इसीलिए ये दोनों एंगल को जोड़ने से 180 हो गया। लेकिन ये बात ऊपर के फिगर में नहीं हो रही है। तो एडजेसेंट एंगल यहाँ भी है, एडजेसेंट एंगल पहले वाले फिगर में भी है, दोनों एंगल। लेकिन अंतर किस बात का है कि सेकंड फिगर में अनकॉमन आर्म के अपोजिट होने के कारण एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और तब एंगल 1 और 2 को जोड़ने से 180 हो जाता है। तो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो उसका नाम बदल जाता है, और वो एडजेसेंट से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाने लगता है। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया आपको कि एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल में क्या फ़र्क है। तो एडजेसेंट एंगल में दो एंगल का सम 180 नहीं होता है, जबकि लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। और पहचान के लिए क्या तरीका है? पहचान का तरीका है कि अनकॉमन आर्म्स अपोजिट में होंगे और वो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जिससे उसका सम 180 होगा। अब इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कि यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या होता है कि दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। दो लाइन जब एक दूसरे को काटते हैं तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसा यहाँ इस फिगर में दिखाया जा रहा है, दो लाइन हैं AB और CD जो एक दूसरे को
ओ पॉइंट पर काट रहे हैं। ऐसा होने से फिगर में कुल 4 एंगल बन जाता है, जिसको मैंने सुविधा के लिए 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 लिखा है। इस चारों एंगल में से जब आप जोड़े में एंगल लेंगे, किस किस का जोड़ा बनाएंगे, तो जो आमने सामने पड़ेगा, जैसे 1 है तो 1 के सामने 3 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। 1 यदि 60 डिग्री का है तो 3 भी 60 डिग्री का होगा। उसी तरह 2 यदि 120 डिग्री का है तो 4 भी 120 होगा। यानी आमने सामने के जो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसे दो एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर कहते हैं। तो जब हम लोग इस डिस्कशन को डिफाइन करने के तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलना होगा कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटते हैं तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एंगल 1 और 3 ये इक्वल होंगे, ये पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। उसी तरह 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे, ये दूसरा पेयर हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। लेकिन एक चीज़ और ध्यान यहाँ देंगे आप कि एंगल 1 और 2 यदि लेंगे तो फिर ये एडजेसेंट एंगल है और नीचे का लाइन स्ट्रेट है, तो 1 और 2 को जोड़ने से फिर 180 होगा। यानी लीनियर पेयर यहाँ भी बन रहा है। 2 और 3 मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, उनका भी सम 180 होगा। 3 और 4 लीनियर पेयर है, उसका भी सम 180 होगा। 4 और 1 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये भी ध्यान देना है कि ऊपर की बातें भी यहाँ हो रही है। उसके साथ हम लोगों ने देखा कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटते हैं तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट है कि कुछ हम लोग जानकारी कर लें और एक दो एंगल का, वो है कि स्ट्रेट एंगल कब कहलाता है। तो जब किसी लाइन पर 2 से अधिक एंगल्स बनते हों, जैसा यहाँ इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि आप देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कई एंगल बने हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन देखें और उसके ऊपर 2 से अधिक एंगल बने, 2 एंगल बनने से तो आप पढ़ चुके कि उनको जोड़ने से 180 होता है, लीनियर पेयर कहते हैं। 2 से ज़्यादा एंगल बने तो भी जोड़ने से 180 ही होगा और सबको जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो जैसे इस फिगर में आप देखिए कि यहाँ एंगल 1 + 2 + 3 + 4 सभी को यदि जोड़ दें तो ये भी 180 ही बनाएंगे। तो इसको कहेंगे कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो डेफिनेशन क्या हुआ, इफ़ द सम ऑफ 2 और मोर, 2 नहीं कहेंगे, 2 में तो लीनियर पेयर होता है, वो पढ़ चुके हैं, ज़्यादा अच्छा होगा मोर देन 2। तो इफ़ द सम ऑफ मोर देन 2 एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 देन सच एंगल्स आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसी तरह एक और है जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल क्या है कि कोई एक पॉइंट रहे आपको दिया हुआ और उसके चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हों सबको जोड़ दें हम लोग। जैसे यहाँ इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि आप देखिए ओ एक पॉइंट है जिसके चारों ओर 5 एंगल बने हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। तो ये पांचों एंगल को यदि हम लोग लेकर जोड़ देंगे तो आंसर 360 होगा, इक्वल 360 के होगा।
ऐसे सभी एंगल्स को मिलाकर 360 हो जाएंगे। यानी एक पॉइंट के चारों ओर जितने एंगल्स बनते हैं सबका सम 360 होता है। इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को समझने के लिए हम लोगों ने एक फिगर लिया है जिसमें आप देखिए कि दो रे है जो ओ पर मिल रही है। एक है ओ ए, एक है ओ बी। तो ओ ए और ओ बी दो रेज ओ पर मिल रही है जिससे दो एंगल इस फिगर में बन रहा है। एक नीचे में ए ओ बी बन रहा है जिसको हम लोगों ने एंगल 1 कहा है, और एक ऊपर में ए ओ बी बन रहा है उसको हम लोगों ने 2 कहा है। तो अब एक परेशानी ये है कि एक ही फिगर में दो एंगल है और दोनों के नाम ए ओ बी ही हैं। तो फिर लोग कैसे समझेगा कि किस ए ओ बी की बात हो रही है? तो इसका तरीका है कि जो एंगल 180 तक हो या उससे छोटा हो, जैसे नीचे वाला एंगल 1 आप देखिए कि ये 180 से कम है, तो इसको हम लोग सिंपली एंगल ए ओ बी कहेंगे। लेकिन ऊपर वाला एंगल देखिए आप, जिसको आप ए ओ बी ही कह रहे हैं लेकिन उसका नाम हम लोगों ने एंगल 2 रखा है, वो एंगल मेज़रमेंट में 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो जो एंगल 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला एंगल ए ओ बी यानी एंगल 2 जिसका नाम है वो एक्चुअली रिफ्लेक्स एंगल है। तो उसके नाम के आगे REF, शॉर्ट में रिफ्लेक्स का शॉर्ट फॉर्म हुआ REF, उसको रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो एंगल छोटा है 180 से या 180 के बराबर है उसके नाम में सिंपल 3 अक्षर का नाम लिखेंगे ए ओ बी। लेकिन जो 180 से बड़ा हो जाएगा उसके नाम के आगे रिफ्लेक्स लगाएंगे। तो रिफ्लेक्स ए ओ बी हो गया एंगल 2। अब बात उठती है कि यदि हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना रहे तो क्या करेंगे? तो उसका तरीका है कि आप सोचो यदि पूरे एंगल ले लें, हम ओ के चारों ओर पूरे एंगल को ले लें तो 360 लिया हमने, उसमें से ये ए ओ बी छोटा वाला जो नीचे है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब कि पूरा एंगल 360 लेकर यदि हम ए ओ बी को माइनस कर दें तो इसका मतलब हम ले रहे हैं ऊपर वाला ए ओ बी, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्स ए ओ बी। यानी रिफ्लेक्स ए ओ बी निकालने का तरीका क्या होगा कि 360 में उसी नाम के छोटे एंगल को माइनस करना है। मान लीजिए हमको कहीं किसी सवाल में रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? 360 में छोटा एंगल जो पी ओ क्यू होगा उस फिगर में उसको माइनस कर देंगे। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने सीखा कि रिफ्लेक्स एंगल निकाला जाएगा 360 माइनस उसी नाम के छोटे एंगल को। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2-3 और नियम हैं, उसे देख लेंगे तो लाइन्स एंगल्स के सारे सवाल बन जाएंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट नियम अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं। ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो लाइन दो लाइन को या दो से अधिक लाइन को अलग अलग जगह में काट दे। जैसे इस फिगर को आप गौर करें, इस फिगर को, इसमें दो लाइन है, एक L है एक M है, और एक तीसरी लाइन यहाँ है T
वो क्या कर रही है, लाइन एल को ए पर और लाइन एम को बी पर काटते हुए गुजर रही है। तो लाइन टी क्या काम की है, तो दो लाइन को अलग अलग जगह में काट रही है, तो लाइन टी ट्रांसवर्सल कहलाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरा फिगर देखें तो दूसरा फिगर में देखिए यहाँ पर 3 लाइन दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन दिखाया गया है, एक है लाइन एल, दूसरी है लाइन एम, तीसरी है लाइन एन। और ये तीनों लाइन को ये लाइन टी काट के पार हो रही है और सबको अलग अलग जगह पर काट रही है, क्योंकि ये कंडीशन है कि ट्रांसवर्सल वो तभी कहलाएगा जब वो 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन को अलग अलग जगह पर काटे। तो जैसे टी लाइन लाइन एल को ए पर, लाइन एम को बी पर और लाइन एन को सी पर काट रही है, तो टी ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये क्लियर है कि ट्रांसवर्सल किसको कहेंगे, तो उस लाइन को जो 2 लाइन या 2 से अधिक लाइंस को अलग अलग जगह पर काटती हो। ए लाइन which intersects 2 or more lines at a distinct point मतलब अलग अलग जगह पर, then it is called transversal। अब हम लोग देखेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो क्या है कि यदि 2 पैरेलल लाइन दिया रहे और उसे एक ट्रांसवर्सल काटता हो तो क्या होता है। यानी वी विल डिस्कस नाउ ए वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट in which 2 parallel lines are intersected by a transversal। कि 2 पैरेलल लाइन दिया रहे। अब पैरेलल लाइन तो आप जानते होंगे कि ऐसी 2 लाइन जो एक दूसरे को नहीं काटती हो और बढ़ाते जाएं तो दोनों लाइन एक ही तरह से बढ़ता जाएगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। वजह क्या होता है कि उसके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह बराबर रहती है, इसीलिए 2 लाइन पैरेलल कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस फिगर में आप देखें कि एल और एम 2 पैरेलल लाइन लिया गया है, ठीक है। मैं जिस फिगर की बात कर रहा हूँ उसको दिखा रहा हूँ यहाँ। ये एल और ये एम, ये 2 पैरेलल लाइन है और इसे एक ट्रांसवर्सल टी काट रहा है अलग अलग जगह पर, ए पर और बी पर। ऐसा होने से फिगर में कुल 8 एंगल्स बनते हैं। 8 angles will form when a transversal intersects 2 parallel lines। उसे मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8 से दिखाया है। अब इससे जुड़ा नियम जो है वो हम लोग समझते हैं। नियम है कि जितने जोड़े करस्पॉन्डिंग एंगल्स के होंगे वो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होंगे, तो करस्पॉन्डिंग का हिंदी होता है एक जैसा, कि जो 2 एंगल एक जैसे होंगे उसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे और वो आपस में इक्वल होंगे। अब एक जैसे कौन एंगल होंगे, तो आप गौर कीजिए इस फिगर में कि एंगल 1 ऊपर में है पैरेलल लाइन के, उसी के जैसा एंगल 5 है उसी तरफ ऊपर में पैरेलल लाइन के। तो जो ऊपर वाले एंगल हैं वो ऊपर वाले के इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 एंगल 5 इक्वल होंगे। और जो नीचे है जैसे एंगल 4, उस तो यहाँ भी पैरेलल लाइन के नीचे देखिए एंगल 8 है, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। ये तो लेफ्ट साइड में हुआ। अब राइट साइड में आइए, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में
एंगल 2 ऊपर में है, उसी तरह एंगल 6 पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। अब फिर नीचे वाला एंगल 3 नीचे वाले के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। तो आपने देखा कितने जोड़े बने, कुल 4 जोड़े बने। कौन कौन, फिर मैं दोहराता हूँ। एंगल 1 के जोड़े हुए एंगल 5, एंगल 4 के जोड़े हुए एंगल 8, एंगल 2 के एंगल 6 और एंगल 3 के एंगल 7। तो ये जो 4 जोड़े हुए ये एक जैसे एंगल्स के जोड़े हैं, तो इसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जोड़ा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या घटना हुई कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि सभी जोड़े करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं। कौन कौन करस्पॉन्डिंग एंगल के जोड़े हुए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एक जोड़ा हुआ, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 दूसरे जोड़े हुए, तीसरा जोड़ा हुआ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और चौथे जोड़े हुए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है कि यदि आप एक छोड़कर एक एंगल लें, इसी फिगर में एक छोड़कर एक एंगल लें तो वो जोड़े भी आपस में इक्वल होते हैं। अब एक छोड़कर एक लें मतलब क्या हुआ, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट, एक छोड़कर एक लेना। जैसे आप पहले पैरेलल लाइन के भीतर में जाएं तो पैरेलल लाइन के अंदर में देखिए 4 एंगल है, 3, 4, 5, 6। इस 4 में से आप यदि कोई एंगल लें, जैसे 3 आपने लिया तो 3 लिया तो इसी 4 में अंदर में एक छोड़ के आपको लेना है। तो जैसे आप 4 छोड़ दीजिए तो 5 लीजिए, तो 3 और 5 इक्वल होगा। आप सोचोगे कि आप तो इधर से लिए, हम नीचे से लेंगे, तो लीजिए आप 3 लीजिए, फिर 6 को छोड़कर लीजिए तो 5 ही लेना होगा। चाहे आप इस रास्ते से जाइए चाहे इस रास्ते से जाइए, एक छोड़ के लेंगे तो 3 का जोड़ा 5 ही होगा। उसी तरह यदि आप 4 लेंगे तो फिर एक छोड़ के लेंगे, चाहे आप नीचे से लें या ऊपर से, तो 6 ही लेना होगा। तो ये जो दो जोड़े हुए, 3 के जोड़े 5 के साथ और 4 6 के साथ, तो इसमें आपने जोड़ा कैसे बनाया, एक छोड़कर। तो ऐसे जोड़ों को अल्टरनेट एंगल्स का जोड़ा कहते हैं। चूँकि आपने जो पेयर बनाया है वो पैरेलल लाइन के अंदर बनाया है, तो अंदर के एंगल को इंटीरियर बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो जोड़ा हमने बनाया वो अल्टरनेट एंगल्स का है लेकिन इंटीरियर एंगल में से है, तो इसको कहेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि हम लोग यही जोड़ा एक छोड़कर पैरेलल लाइन के बाहर वाले एंगल्स में बनाएं, अर्थात किस में बनाएंगे, 1, 2, 7 और 8 में, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल का अल्टरनेट पेयर। कैसे, आप देखिए फिर से समझिए कि 1 लिए तो 1 के आपको लेना है किस में, 1, 2, 7, 8 में, एक छोड़ के लेना है, तो 1 लिए तो 2 छोड़ के लीजिएगा तो 7 लेना होगा, तो 1 और 7 इक्वल होगा। उसी तरह 2 यदि आप लेते हैं तो फिर 1 छोड़ के लीजिए तो 8 लेना होगा, तो 1 और 7 इक्वल होगा, 2 और 8 इक्वल होगा। तो फिर ये पेयर हो गया आपका अल्टरनेट का। लेकिन इस बार अल्टरनेट में कौन हुआ,
एक्सटीरियर एंगल में अल्टरनेट हुआ, इसलिए ऐसे जोड़े को कहेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो नियम क्या बना कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन all pairs of alternate angles are equal, that is all pairs of alternate interior angles are equal as well as all pairs of alternate exterior angles are equal। यानी दोनों को हम लोग मिला के बोले तो कहेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स का ये पेयर है, लेकिन जब अलग अलग बोलेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा कि अल्टरनेट एंगल्स के पेयर में किसका पेयर है, इंटीरियर का कि एक्सटीरियर का। इसलिए इसमें दो पार्ट हो गया, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। तीसरा नियम है इससे जुड़ा, उसको भी समझिए। फिर मैं सारे नियम को एक बार दोहरा दूंगा। तीसरा नियम है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, जैसे आप ट्रांसवर्सल देख रहे हैं टी है, तो टी के सेम साइड में, सेम साइड का मतलब लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में और राइट में लेना है तो राइट में। ट्रांसवर्सल के सेम साइड का दो एंगल लेना है, लेकिन दोनों लगातार लेना है, इस बार छोड़ कर नहीं लेना है। जैसे आप इंटीरियर में लें तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर में लेंगे तो 4 और 5 होगा, दाहिने तरफ लेंगे तो 3 और 6 होगा, क्योंकि लगातार लेना है, छोड़ना नहीं है। तो ये इक्वल नहीं होंगे, इनको जोड़ने से 180 होगा। यानी एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 होगा और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी इनके सम 180 होंगे। तो ये कैसे एंगल हैं? तो ये हैं पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव एंगल्स। अब कंसिक्यूटिव में फिर आपको लगाना होगा कि इंटीरियर की एक्सटीरियर। तो चूंकि अभी आप इंटीरियर ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180। यानी इफ टू लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल then the sum of two consecutive interior angle is 180। उसी तरह आप एक्सटीरियर एंगल में यदि लेंगे तो वहाँ भी सम 180 होगा। तो एक्सटीरियर में कौन कौन होंगे, गौर कीजिए। एक्सटीरियर में हम लोगों को क्या क्या लेना होगा, अब देखिए 1 और 8 ये सेम साइड में है तो इनका सम 180 होगा। उसी तरह दाहिने तरफ लेंगे तो 2 और 7 का सम 180 होगा। तो इस बार कहेंगे कि सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल इज 180। यानी कंसिक्यूटिव एंगल्स में चाहे आप इंटीरियर दोनों लें, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार बिना छोड़े लेना है, तो इसके सम 180 होंगे। तो कुल मिलाकर 3 नियम हुए। किससे जुड़ा? तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो 3 नियम कौन कौन हुए? पहला हुआ ऑल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा हुआ ऑल पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, जिसमें हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तीसरा हुआ द सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव एंगल्स इज 180। फिर इसमें भी 2 हुआ, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 एंड द सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स इज 180। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, और ये छोटे क्लास में भी आप पढ़े हैं। एक नियम है जिसमें कहा गया है कि कोई ट्रायंगल हो आपके पास, कोई ट्रायंगल हो तो उसके 3 एंगल होते ही हैं ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं अंदर में वो
अलग अलग भी हो सकते हैं माप में और इक्वल भी हो सकते हैं। उससे मतलब हमको यहाँ नहीं है, हमको मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को यदि जोड़ दें तो वो 180 होता है। इस नियम को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या नियम हुआ कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। चाहे ट्रायंगल कोई तरह का हो, किसी भी तरह का हो, ट्रायंगल यदि है तो उसके तीनों एंगल का सम 180 होगा, जिसको यहाँ दिखाया गया है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180, या उसी का नाम 1 2 3 भी रखा गया है। तो एंगल 1 + 2 + 3 = 180। इस नियम को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक और नियम हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको लाइन्स एंगल्स के कोई भी सवाल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल से जुड़ा ये नियम है। तो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बनेगा कब? जब आप किसी एक साइड को बड़ा करेंगे। जैसे आप इस फिगर को देखिए, इसमें ट्रायंगल ABC है, इसके एक साइड नीचे वाले साइड BC को बड़ा किया गया D तक। बढ़ाना मतलब सीधे में बढ़ा देना। तो जब BC साइड को हम D तक बड़ा करते हैं तो बाहर एक एंगल बनता है यहाँ पर, जिसका नाम 3 अक्षर में देखिए ACD। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के बाहर बना। तो एक्सटीरियर एंगल ACD, इसका संबंध अंदर के दो एंगल से है। अब अंदर के कौन दो एंगल से है? तो बगल वाले से नहीं है, बगल वाले को छोड़कर जो दो एंगल हुआ, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल ACD बना है, तो इसका संबंध बगल में एंगल 1 से नहीं है, एंगल 2 और 3 के सम के बराबर होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल ACD ये बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B या एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। कौन बराबर होगा? एंगल ACD। ये बाहर वाला एंगल इस दोनों के सम के बराबर होगा। ये दोनों एंगल को कहा गया है अपोजिट इंटीरियर। इंटीरियर तो इसीलिए कि ट्रायंगल के अंदर में है, और इस दोनों को अपोजिट इंटीरियर माना गया इस एक्सटीरियर एंगल के तुलना में। और जो बगल में एंगल 1 है, तो चूंकि ये बगल का है इसलिए इसका नाम पड़ा एडजेसेंट इंटीरियर, क्योंकि एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, इंटीरियर चूंकि अंदर में है। तो एक्सटीरियर एंगल और जो बगल में एडजेसेंट इंटीरियर है, तो ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहा है, ये दोनों को जोड़ने से 180 होगा। नियम हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, नियम पढ़ रहे हैं कि जब भी ट्रायंगल का एक साइड बड़ा किया जाता है तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अपोजिट इंटीरियर कौन कौन हुआ? तो उसकी पहचान है कि बगल वाले को छोड़कर जो बाकी दो एंगल बच जाए उसके सम के बराबर होगा। मैं समझता हूँ कि ये क्लियर है। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? तो इफ एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angles। इस नियम को कहा गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इतना पढ़ लेने के बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100% कि कोई भी सवाल आप लाइन्स एंगल से जुड़ा बनाएं, बहुत मज़े से बन जाता है। बिल्कुल आप थोड़े से प्रयास करेंगे, सारे बच्चे इसे बहुत अच्छे से बना सकेंगे। बस गिन कर आप ये 5-6 नियम याद कर लें। कौन कौन? एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? उसी पर आधारित था लीनियर पेयर, जिसका बहुत यूज़ है।
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर, जब दो लाइन एक दूसरे को काटता हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता हो, जिसमें 3 नियम है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बस इतने की ही ज़रूरत है, इसी से सारे सवाल बन जाते हैं। अब थोड़े से ट्रिक तो लगाने पड़ेंगे, थोड़े से अभ्यास तो करने ही पड़ते हैं, तभी आपसे हो पाएगा। अब इसमें उपयोगिता पर भी बल देना है कि लीनियर पेयर हम क्यों पढ़े। तो लीनियर पेयर में हम पढ़े कि दो अगल बगल के एंगल को जोड़ने से 180 होता है। तो भाई जब दो एंगल को जोड़ने से 180 हो और एक यदि दे दे हमको तो दूसरा निकल जाएगा। उसी तरह ट्रायंगल में आपने पढ़ा कि तीनों एंगल को जोड़ने से 180 होता है, तो यदि दो एंगल ट्रायंगल का बता दे तो तीसरा निकल जाता है, या तीनों एंगल का रेशियो दे दे तो तीनों एंगल निकल जाएगा। या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में यदि हमको एक्सटीरियर एंगल दे दे और कोई एक इंटीरियर दे दे अपोजिट इंटीरियर, तो हम बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं। उसी तरह पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की उपयोगिता क्या है, तो आपने देखा कि उसमें 8 एंगल्स बनते हैं, तो कोई एक एंगल भी दे दे तो बाकी एंगल्स निकल जाते हैं उन्हीं का उपयोग करके। तो फिर हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कुछ सवाल। अभी आप क्या करें, ये सारे नियम को कई बार पढ़कर लिखकर अभ्यास कर लें, तो आप एकदम 100% एश्योर हो जाएं कि लाइन्स एंगल्स के सारे सवाल आप बना सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। कमेंट भी लिखिए आप कि आपने क्या फील किया, आपको कैसा लगा, ताकि हम उसके अनुसार आपके प्रॉब्लम को ध्यान में रख के अगले वीडियो में उसका निदान भी कर सकेंगे। और कमेंट आप करेंगे तो मुझे भी सुधार और देखकर, आपके कमेंट को देखकर हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, हमारी भी हौसला अफजाई होगा। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लाइक करें, शेयर हो, हाँ सब्सक्राइब करें, तो निश्चित रूप से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहले मिलेगा और आप वीडियो वॉच करेंगे, फिर आप काफ़ी हेल्प होगा आपको मैथ्स बनाने में। थैंक यू वंस अगेन। ओके, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में।